गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्स क्रिएशन। क्या पढ़ेंगे बच्चों? आज हम लोग पढ़ेंगे एक्स क्रिएशन। देखो एक्स क्रिएशन क्या होता है, सिंपल आप कर सकते हो। आपके बॉडी में जो भी हार्मफुल प्रोडक्ट बन रहे हैं, जो भी आपके बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट बन रहे हैं, जो भी आपके बॉडी में मेटाबॉलिक वेस्ट बन रहे हैं, उसे बॉडी से बाहर करना एक्स क्रिएशन कराता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग आउट ऑफ नाइट्रोजनस वास्ट और मेटाबॉलिक वास्ट फ्रॉम योर बॉडी इज कॉल्ड एक्स क्रिएशन। अब सुनना ध्यान से, एक्स क्रिएशन जो होता है आपके किडनी के थ्रू होता है। किडनी क्या करता है? ब्लड को फिल्टर करता है और फिल्टर करके यूरिन बनाता है, पेशाब बनाता है और आपके बॉडी के थ्रू बाहर निकाल देता है जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है। तो हम लोग इस किडनी को पढ़ने जा रहे हैं। अब सुनो, किडनी जो बना होता है, किडनी बना होता है सेल से, और किडनी के सेल को कहते हैं नेफ्रॉन। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। किडनी बना होता है सेल से, सभी को पता है किडनी एक ऑर्गेन है, तो किडनी किससे बनेगा? किडनी बनेगा सेल से। किडनी के सेल को क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो होता है किडनी का स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ किडनी होता है, फिल्ट्रेट यूनिट ऑफ किडनी होता है और फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी होता है। नेफ्रॉन को फिल्ट्रेट यूनिट ऑफ किडनी इसलिए बोला गया है कि नेफ्रॉन क्या करता है? ब्लड का फिल्ट्रेशन करता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन करके यूरिन का फॉर्मेशन करता है। किडनी को फिल्ट्रेट ऑर्गन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? किडनी क्या करता है? ब्लड का फिल्टर करता है और ब्लड का फिल्टर करके यूरिन का फॉर्मेशन करता है। अब सुनना ध्यान से, किडनी जो बने होते हैं, एक किडनी 10 लाख नेफ्रॉन से बने होते हैं। मतलब एक किडनी में आपको 1 मिलियन नेफ्रॉन देखने को मिलेंगे, तो 2 किडनी में आपको 2 मिलियन नेफ्रॉन देखने को मिलेंगे। डेट मीन्स आपको 2 किडनी मिला के 20 लाख नेफ्रॉन देखने को मिलेंगे। एक किडनी का जो वेट होता है 140 ग्राम होते हैं। कितने ग्राम होते हैं? 140 ग्राम्स होते हैं। और आपके बॉडी में 2 किडनी होते हैं। कितने किडनी होते हैं? 2 किडनी होते हैं। ये बात समझ में आया? अब सुनना ध्यान से, एक्स क्रिएशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर हम अपने बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर नहीं निकालेंगे तो वो हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएगी। एक्यूमुलेट होने के बाद वो हमें डिजीज कर देगी। क्या करेंगे? डिजीज करेंगे। तो उसे शरीर से बाहर करना इंपॉर्टेंट होता है। और जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट होता है उसे शरीर से बाहर कौन करता है? ह्यूमन में करता है किडनी। अब सुनना ध्यान से, किडनी बने होते हैं नेफ्रॉन से। मतलब किडनी का स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट क्या हो गया? नेफ्रॉन हो गया। अगर हम नेफ्रॉन का स्टडी कर लिए, डेट मीन्स हम किडनी को समझ गए। और किडनी को फिल्ट्रेट ऑर्गन भी बोला जाता है। ठीक उसी प्रकार नेफ्रॉन को फिल्ट्रेट यूनिट बोलता है। किडनी बने होते हैं नेफ्रॉन से, और नेफ्रॉन ही क्या करता है? ब्लड का फिल्ट्रेशन करता है। ब्लड का फिल्ट्रेशन करके यूरिन का फॉर्मेशन करता है। अब सुनना ध्यान से, ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया है इसे कहते हैं नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं इसे? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में ये जो स्ट्रक्चर है आपको जो धनुष आकार का दिख रहा है, इसे कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल। क्या कहते हैं इसे? बोमेन्स कैप्सूल। इसे कहते हैं नेक। ये रीजन हो गया नेक। नेक के बाद ये जो रीजन आता है इसे कहते हैं पीसीटी। पीसीटी मीन्स होता है प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ये रीजन को कहते हैं लूप ऑफ हेनले। क्या बोलते हैं? लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। और इस रीजन को बोलते हैं डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। बाकी जो ये रीजन आता है इस रीजन को बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। एक बार फिर से नेमिंग देख लेना, इसे कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल। जो आपको धनुष आकार के जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है डेट इज कॉल्ड बोमेन्स कैप्सूल। फिर उसके बाद नेक आता है, नेक के बाद पीसीटी आता है। पीसीटी का फुल फॉर्म प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद आता है लूप ऑफ हेनले। उसके बाद आता है डीसीटी। डीसीटी का मतलब होता है डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। और लास्ट वन क्या आ जाता है आपका? सीडी, कलेक्टिंग डक्ट आता है। अब सुनना ध्यान से, ग्लोमेरुलस के ऊपर आपको एक स्ट्रक्चर और दिखाई पड़ रहा है रेड कलर का। ये है आपका बोमेन्स के ऊपर दिखाई पड़ रहा है एक स्ट्रक्चर रेड कलर का। इसे क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। जितना भी वाटर आता है, जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है, वो ब्लड में मिलता है और ब्लड में मिलके एफेरेंट आर्टेरियोल के थ्रू वो कहाँ आता है? बोमेन्स कैप्सूल के पास आता है। तो एफेरेंट आर्टेरियोल के साथ जो बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज आते हैं, बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज एक जगह आके इकट्ठा होते हैं, इसी को बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या है? नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज को क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस बोलते हैं। अब जब यहाँ पे बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज एक साथ आएंगे तो यहाँ पे ब्लड का फिल्ट्रेट होगा। बोमेन्स कैप्सूल में क्या होते हैं? छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इसके थ्रू क्या होता है? ब्लड का फिल्टर होता है। जब ब्लड का फिल्टर होगा इसके थ्रू, तो ब्लड के साथ हार्मफुल प्रोडक्ट भी बाहर आ जाते हैं और जो यूजफुल प्रोडक्ट होते हैं वो भी बाहर आते हैं। कहने का मतलब एफेरेंट आर्टेरियोल क्या किया? जितना भी ब्लड था जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट कंटेन कर रहा था जो ब्लड, उस ब्लड को लेके आया कहाँ पे? बोमेन्स कैप्सूल के पास। फिर बोमेन्स कैप्सूल के पास जो भी ग्लोमेरुलस में जो ब्लड था उस ब्लड का फिल्ट्रेशन हुआ तो उसके साथ जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर निकला वो बाहर आ गया, नेक पे आ गया। अब सुनना ध्यान से, दिक्कत क्या होता है कि जो भी हार्मफुल प्रोडक्ट यहाँ बाहर निकलता है उसके साथ यूजफुल प्रोडक्ट भी बाहर निकलता है। हार्मफुल प्रोडक्ट में क्या बाहर निकलता है? यूरिया निकलता है, यूरिक एसिड निकलता है, अमोनिया निकलता है, कीटोन निकलता है। और आपको यूजफुल प्रोडक्ट में ग्लूकोज निकलता है, सॉल्ट निकलता है, वाटर निकलता है, अमाइनो एसिड निकलता है। अब दिक्कत यहाँ है जो हार्मफुल प्रोडक्ट है उसको तो बॉडी से रिमूव करना है, उसको तो हमको फिल्टर आउट करना ही है, लेकिन
लेकिन दिक्कत ये होता है एलोंग विथ हार्मफुल सब्सटेंसेस कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस भी बाहर आ जाते हैं। तो बॉडी क्या बोलता है कि भैया ये हमारे लिए उपयोगी है, इसको शरीर से बाहर नहीं जाने देंगे, तो बाद में इसको फिर से बॉडी रीएब्जॉर्ब कर लेता है। सुनना ध्यान से, एफेरेंट आर्टरियो क्या करता है, जितने भी ब्लड होते हैं, जिस ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट कंटेन होता है उसको लाते हैं, उसका फिल्टर होता है वो बोवेंस कैप्सूल के पास, तो इसे कहते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन कहते हैं, क्योंकि नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज को क्या बोले? ग्लोमेरुलस बोले, और उसी के अंदर जो ब्लड है उसी का तो फिल्टर हुआ, जब उसी का फिल्टर हुआ तो इसे क्या कहेंगे? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन बोलेंगे। वहाँ से यूजफुल सब्सटेंसेस भी आया, वहाँ से हार्मफुल सब्सटेंसेस भी आया। जो भी यूजफुल सब्सटेंसेस है उसका फिर से रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है पीसीटी में। कहाँ होता है? पीसीटी में। जैसे कि ग्लूकोज हो गया, सॉल्ट हो गया, वाटर हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, इन सभी को बॉडी से बाहर जाने नहीं देगा हमारा बॉडी, उसको फिर से रीएब्जॉर्ब कर लिया जाएगा पीसीटी के द्वारा। पीसीटी का फुल फॉर्म प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब सुनो, उसके बाद क्या होता है? सबसे पहले फिल्ट्रेशन हो गया, फिल्ट्रेशन के बाद जो भी यूजफुल सब्सटेंसेस उसके थ्रू बाहर आ गया उसको एब्जॉर्ब कर लिए। जब एब्जॉर्ब करता है तो वाटर और सॉल्ट का बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो जाता है, जिसके वजह से नमक और वाटर का जो सांद्रता होता है, ऑस्मोलेरिटी होता है, वो बिगड़ जाता है। तो बाद में ये ट्यूब क्या करता है? फिर से वाटर और सॉल्ट का सिक्रेशन करता है ट्यूब के अंदर, जिसके वजह से ऑस्मोलेरिटी को मेंटेन रहे, मतलब वाटर और सॉल्ट का कंसंट्रेशन मेंटेन रहे। सुनना ध्यान से, फिर 3 कहानी होता है। एफेरेंट आर्टेरियोल आया, ब्लड लेके आया, ब्लड का फिल्ट्रेशन हुआ, यूजफुल सब्सटेंसेस बाहर आया एलोंग विथ हार्मफुल सब्सटेंसेस। जो यूजफुल सब्सटेंसेस था उसको एब्जॉर्ब कर लेता है पीसीटी के द्वारा। यहाँ एब्जॉर्ब नहीं बोलिएगा, यहाँ बोलिएगा रीएब्जॉर्ब करना। क्या करना? रीएब्जॉर्ब करना। रीएब्जॉर्ब क्यों बोले? क्योंकि एक बार अमाइनो एसिड वगैरह, ग्लूकोज वगैरह एब्जॉर्ब हुआ था आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट बिलाई के द्वारा, जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन था, जो आपको एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता था। फर्स्ट एक बार वहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो चुका है, यहाँ पे दोबारा एब्जॉर्प्शन होता है, डेट्स वाई यहाँ क्या बोलते हैं हम लोग? रीएब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे यूजफुल प्रोडक्ट का रीएब्जॉर्प्शन हो गया। उसके बाद जब यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन होता है तो यहाँ वाटर और सॉल्ट का कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है। उस कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए ये जो रूप ऑफ हेनले है ट्यूब्यूलर सिक्रेशन करता है, मतलब सॉल्ट और वाटर का सिक्रेशन करेगा, सॉल्ट और वाटर को निकालेगा, जिससे नमक और वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो बैलेंस रहे, मतलब ये ऑस्मोलेरिटी को मेंटेन करता है। उसके बाद जो भी वाटर है उसको कहाँ ला देता है? कलेक्टिंग डक्ट में ला देता है, और कलेक्टिंग डक्ट में आके वाटर जमा हो जाता है। यही कहानी है नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन इसके अलावा कुछ भी नहीं है, सिंपल कुछ भी नहीं है भैया। नेफ्रॉन था, एक आपका ग्लोमेरुलस आता है जो कि नेटवर्क कैपिलरीज है, वहाँ पे ब्लड छनता है। जब ब्लड छनेगा तो उसके साथ यूजफुल और अनयूजफुल दोनों प्रोडक्ट बाहर आते हैं। यूजफुल को पुनः पीसीटी के द्वारा रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जिसके चलते ऑस्मोलेरिटी बिगड़ जाता है। उस ऑस्मोलेरिटी को मेंटेन कौन करता है? लूप ऑफ हेनले करता है। कैसे करता है? बाय द सिक्रेशन ऑफ सॉल्ट एंड H2O। सॉल्ट और H2O का सिक्रेशन करता है, जिससे ऑस्मोलेरिटी मेंटेन होता है। फिर बाद में जो भी वाटर होता है उस वाटर को एलोंग विथ हार्मफुल सब्सटेंसेस कहाँ भेज दिया जाता है? भेज दिया जाता है कलेक्टिंग डक्ट में। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, हमारा शरीर कम से कम वाटर को शरीर से बाहर निकालने मतलब निकालता है। वो चाहता है कि मेजोरिटी ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब कर ले। तो बहुत सारे वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है डीसीटी में। डीसीटी क्या करता है? मेनली वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है। हमारा शरीर चाहेगा कम से कम वाटर को बाहर निकलेगा, कम से कम वाटर बाहर निकलेगा, शरीर में इलेक्ट्रोलाइट का जो है ना कंसंट्रेशन मेंटेन रहेगा। ये बात समझ में आया? अब सुनो ध्यान से, ब्लड को लाने वाला कराता है एफेरेंट आर्टरियोल, फिर ब्लड को ले जाने वाला ग्लोमेरुलस बोमेन से, उसे कहते हैं इफेरेंट आर्टरियोल। एफेरेंट आर्टरियोल मोटा होता है, इफेरेंट आर्टरियोल थीन होता है, पतला होता है। सुनना ध्यान से, जब एफेरेंट आर्टरियोल आया तो ब्लड में इम्प्योरिटीज मिक्स था। ब्लड में जो है ना यूजफुल प्रोडक्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट दोनों थे। तो जब वो छन जाता है ब्लड का वॉल्यूम घट जाता है। फिर ब्लड के रेट को मेंटेन करने के लिए, फ्लो ऑफ रेट को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे इफेरेंट आर्टरियोल को पतला होना पड़ता है। तो आप सिंपल याद रखिएगा, ब्लड को लाने वाला कौन? एफेरेंट आर्टरियोल। ब्लड को भेजने वाला कौन? इफेरेंट आर्टरियोल। ब्लड आया, ब्लड छनेगा, उसको कहते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, क्योंकि ग्लोमेरुलस का फिल्ट्रेशन हुआ, इसी कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसमें क्या हुआ? यूजफुल प्रोडक्ट और हार्मफुल प्रोडक्ट दोनों बाहर निकला। यूजफुल प्रोडक्ट को पुनः पीसीटी के द्वारा रीएब्जॉर्ब किया जाएगा। जब ये रीएब्जॉर्ब करता है तो इसमें कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है ऑस्मोलेरिटी का। फिर ऑस्मोलेरिटी के कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए ट्यूब्यूलर सिक्रेशन होता है। ट्यूब्यूलर सिक्रेशन में सॉल्ट और वाटर का सिक्रेशन करता है और वो पानी में मिला देता है। फिर हमारा बॉडी क्या करता है? कम से कम पानी को बाहर निकालना
चाहता है। जब कम से कम पानी को बाहर निकालेगा तो डीसीटी क्या करेगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन करेगा, अंत में जाके सबसे कम से कम पानी बाहर निकलेगा और उसमें बहुत सारे इंप्योरिटीज प्रेजेंट होगा। अब सुनना, ये तो बात हुआ एक नेफ्रॉन का। हम क्या बोले कि एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन होता है, तो 10 लाख जो नेफ्रॉन होता है सभी नेफ्रॉन का कनेक्टिंग डक्ट आपस में ज्वाइंट होके आपको कन्वर्ट हो जाते हैं एक ट्यूब में, उसे कहते हैं यूरेटर। एक किडनी के 10 लाख नेफ्रॉन में ये फिल्ट्रेशन होगा और 10 लाख नेफ्रॉन का जो कनेक्टिंग डक्ट है वो आपस में ज्वाइंट हो गए और जाके एक यूरेटर बनाएंगे। राइट किडनी है तो राइट किडनी से एक यूरेटर बन गया, लेफ्ट किडनी से एक यूरेटर बन गया। ये कहानी समझ में आया। अब सुनना ध्यान से, आपको पूछेगा भैया यूरिन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो यूरिन का फॉर्मेशन होता है बाय द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड में आपको 3 स्टेप देखने को मिला। पहला मिला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या इसी को कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसमें क्या हुआ, फिल्ट्रेट ऑफ ब्लड जिसके थ्रू नाइट्रोजनस वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंसेस बाहर आया। उसके बाद क्या हुआ आपका ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन, यूजफुल सब्सटेंसेस डेट कम्स आउट थ्रू ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रीअब्जॉर्ब बाय नेफ्रॉन। इसी क्या कहते हैं, ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो इससे क्या होता है, कंसंट्रेशन डिसबैलेंस हो जाता है। NaCl और वाटर का कंसंट्रेशन बॉडी में डिसबैलेंस हो जाता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए ट्यूब्यूलर सिक्रेशन होता है। वो क्या करता है, NaCl और H2O का सिक्रेशन करता है टू मेंटेन दी ऑस्मोलैरिटी। ये बात समझ में आया, ये बात समझ में आया। अब सुनो ध्यान से, कभी कभी क्या होता है, किसी पेशेंट में एक किडनी खराब हो गया। जब एक किडनी खराब हो जाता है तो दूसरा किडनी क्या करता है, उस पर ज़्यादा भार पड़ता है, वो आदमी अभी भी उसमें यूरिन का फॉर्मेशन होगा, उसका ब्लड साफ होगा। अगर किसी पेशेंट में दोनों किडनी खराब हो जाता है तो उसके बॉडी में क्या होगा, जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट निकलेगा वो बॉडी के बाहर नहीं जा पाएगा, बॉडी में रहेगा, हार्म करेगा पेशेंट का, लास्ट में डेथ हो जाएगा। क्योंकि जो भी यूरिया बनता है, यूरिया लीवर में बनते वो बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं, तो वो आदमी को अंत में जानलेवा हो जाएगा। अब सुनना ध्यान से, ऐसे पेशेंट जिनमें दोनों किडनी खराब होते हैं उनको जो है ना हीमोडायलिसिस पे रखा जाता है। आप लोग सुने होंगे हीमोडायलिसिस यानी कि आर्टिफिशियल किडनी लगाना। ऐसे पेशेंट को जो है ना 7 दिन में, 10 दिन में, महीना भर में इसका हीमोडायलिसिस होता है। मतलब उसके ब्लड के अंदर जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट एक्यूमुलेट हो गया 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन पे उसको हीमोडायलिसिस थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। तो हीमोडायलिसिस कहीं ना कहीं किडनी का फंक्शन किया किडनी भी नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालता है, ये भी बाहर निकालता है, तो इसे कहते हैं आर्टिफिशियल किडनी। ये उन पेशेंट को किया जाता है जिन पेशेंट का किडनी फेल हो जाता है। ये बात समझ में आया। अब आपसे पूछता है कि एक्सक्रिएशन में कितना कंपोनेंट काम करते हैं, तो आपको 2 किडनी होते हैं और दोनों किडनी से एक एक ट्यूब निकलते। ये ट्यूब कैसे निकला, सभी किडनी इस साइड के जितने भी नेफ्रॉन है, इस साइड के जितने भी नेफ्रॉन है, सभी का कनेक्टिंग डक्ट आपस में ज्वाइंट होकर एक ट्यूब बनाया। डेट ट्यूब इसको यूरेटर। फिर जो यूरेटर है एक बेग लाइक चैम्बर में जाके जो है ना खुलता है, उसे कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। फिर उससे आगे यूरेथ्रा। तो आपको पूछेगा कंपोनेंट क्या है एक्सक्रिएशन का ह्यूमन्स में, तो आपको बोलिएगा 1 पेयर किडनी, 1 पेयर यूरेटर, 1 यूरिनरी ब्लैडर, 1 यूरेथ्रा। अब सुनना ध्यान से, ये जो यूरिनरी ब्लैडर होता है यहाँ पे ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता है। कौन सा एपिथेलियम होता है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता है। मतलब ये जो है ना यूरिन को स्टोर कर सकता है। कभी कभी जब आपको प्रेशर आ जाता है कि हाँ अब यूरिन जो है ना मतलब पास आउट होना है, तो अगर आप लोग कहीं पास आउट नहीं कर पाते तो आप इसको स्टोर कर पाते हैं। स्टोर इसलिए कर पाते हैं क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर में ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता है। ये क्या करता है, फैलने का काम करता है। ये थोड़ा एडिशनल था, बाकी समझ में आ गया। चलो कुछ याद नहीं करना, एक्सक्रिएशन पूछेगा सिंपल बोल देना कि ब्लड का फिल्ट्रेशन होना। ब्लड का फिल्ट्रेशन कितने स्टेप में होता है, 3 स्टेप में होता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूब्यूलर सिक्रेशन। फिल्ट्रेशन में, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या हुआ, वहाँ पे ब्लड छना तो हार्मफुल प्रोडक्ट भी आया, यूजफुल प्रोडक्ट आया। ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन में क्या हुआ, ऐसा सब्सटेंस जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के थ्रू यूजफुल सब्सटेंस जो बाहर आ गया उसको पुनः रीअब्जॉर्ब कर लिया गया पीसीटी के द्वारा, और इससे चलते क्या हुआ, ऑस्मोलैरिटी डिसबैलेंस हो गया। ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए ट्यूब्यूलर सिक्रेशन होगा, दैट मीन सिक्रेशन ऑफ NaCl एंड H2O होगा। ये बात समझ में आया। डीसीटी में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ H2O होगा। पीसीटी में क्या होगा, पीसीटी में जो है ना रीअब्जॉर्प्शन होगा। लूप ऑफ हेनले क्या करेगा, मेंटेन करेगा। किसको मेंटेन करेगा, ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करेगा। कंपोनेंट बताओ, 2 किडनी होते हैं, 2 यूरेटर होते हैं, 1 यूरिनरी ब्लैडर होते हैं, 1 यूरेथ्रा होते हैं। तो आप इतना बात बता दोगे, यूरिन जो होता है, जो भी किडनी में यूरिन बना वो जो होता है यूरेटर के थ्रू आते आते यूरिनरी ब्लैडर में, फिर ब्लैडर में आने के बाद यहाँ जमा होते हैं। जब भी सेंसेशन आता है तो ये यूरेथ्रा के थ्रू बाहर चले आते हैं। ये समझ में आया, बताओ कोई दिक्कत। आपसे पूछेगा ग्लोमेरुलस क्या था, ग्लोमेरुलस
नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज था। ब्लड को कौन लाया? ब्लड को एफेरेंट आर्टेरियोल लाया। फिर ब्लड को नेफ्रॉन से कौन दूर ले गया? तो दूर ले गया इफेरेंट आर्टेरियोल। इफेरेंट आर्टेरियोल थिन क्यों होता है? क्योंकि यहाँ ब्लड का वॉल्यूम घट जाता है। जब ब्लड का वॉल्यूम घट जाएगा उसके रेट ऑफ फ्लो को मेंटेन करने के लिए डायमीटर को छोटा होना पड़ेगा, इसीलिए इफेरेंट आर्टेरियोल थिन होता है। बताओ इसमें दिक्कत है? इसमें दिक्कत है तो बोलो। सिंपल आपको पूछेगा स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। ये होता है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, इसको दबा के लिखो एग्जाम में। जब भी इसका फंक्शन पूछेगा यूरिन फॉर्मेशन करो, ये तीनों स्टेप लिखो, इसमें आप जो डिटेल में लिख दो कि भैया ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में ये होता है, तीनों में ये होता है, आपका ये पूरा खत्म हो गया। इसमें दिक्कत है? बताओ, इसमें दिक्कत नहीं होगा। अब आपका क्वेश्चन आता है कि प्लांट्स में कैसे होता है एक्सक्रीशन। प्लांट्स का हम ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं। आप सुनो, क्या स्टोमाटा होता है लिप में? स्टोमाटा क्या करता है? प्लांट के अंदर जो भी O2 बनता है, बाय प्रोडक्ट बनता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्या उसको प्लांट से वो लिप से बाहर निकलता है थ्रू स्टोमाटा। क्या स्टोमाटा भी बाहर निकला? O2 बाहर निकला स्टोमाटा के थ्रू, बाहर निकला। उसके बाद जो भी H2O हुआ ट्रांसपिरेशन के दौरान स्टोमाटा के थ्रू बाहर निकला। तो ये सब एक्सक्रीटरी ऑर्गन काम करता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम करता है, क्योंकि यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा चीज होता है, जो भी वेस्ट होता है, वो बाहर निकलने का काम करता है। अब सुनो, प्लांट क्या करता है? जो भी उसके मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं या जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, जो भी वेस्ट होते हैं, उनको लीफ में और बार्क में भी रखते हैं। टाइम आने पे पत्ते को और अपने बार्क को वो शेड ऑफ कर देते हैं। ये बात समझ में आया? हाँ या ना? ये बात समझ आ गया। उसके बाद सुनो, कुछ प्लांट क्या करते हैं? जो भी वेस्ट होते हैं ना, वो अपने रूट्स के नीचे, जो जड़ के नीचे जो मिट्टी होते हैं, मिट्टी में छोड़ देते हैं। और कुछ प्लांट क्या करते हैं? अपने ओल्ड जारम में रेजिन और गम्स के फॉर्म में एक मतलब जो भी वेस्ट होते हैं वेस्ट को रखते हैं। ओवरऑल आपको इतना ही पूछेगा, एक्सक्रीशन में कुछ नहीं है। सिंपल आपको याद रखना है कि भैया नेफ्रॉन क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर याद कर लो, उसका नेमिंग याद कर लो, नेमिंग करने के बाद उसका फंक्शन याद कर लो, यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है ये याद कर लो, कब कहाँ होता है ये याद कर लो। आपको ये याद करना कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन के दौरान नाइट्रोजनस वास्ट, साथ ही साथ यूजफुल प्रोडक्ट बाहर निकला। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन के दौरान जो भी यूजफुल प्रोडक्ट जो भी यूजफुल प्रोडक्ट ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन के दौरान बाहर निकल गया, उसको पुनः रीअब्जॉर्ब कर लिया गया पीसीटी के द्वारा। इसके दौरान क्या हुआ? ऑस्मोलरिटी डिसमेंटेन हो गया, उसको मेंटेन कौन किया? लूप ऑफ हेनले बाय द सिक्रेशन ऑफ NaCl एंड H2O। डीसीटी में क्या हुआ? वाटर का एब्जॉर्प्शन हुआ। ओवरऑल आपका यही है। बताओ इसमें कोई दिक्कत है? आपका आज ये चैप्टर खत्म हो गया। अब इसका वन शॉट डिवीजन निकाल देंगे, वन शॉट डिवीजन आप लोग पढ़िएगा और आपका शॉर्ट्स में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। आपको शॉर्ट्स में सिर्फ क्वेश्चन का रिप्लाई देना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। समझ आए? वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद।